Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. आज हम डिस्कस करेंगे डांसिंग रेजोनेंस के बारे में। क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस? तो यह एक एक्सप्लेनेशन है। किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है सर? एक कार्बोकेटाइन के बारे में स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। डांसिंग रेजोनेंस तो जानते हो ना कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। कोई कंपाउंड क्यों स्टेबल हो रहा है उसका पीछे का लॉजिक दे रहा था। रेजोनेंस बहुत ज्यादा यूज हो रहा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने में, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी चेक करने में। तो ये एक डांसिंग रेजोनेंस है, मतलब कि यह भी हमारा एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर ही है, लेकिन यह एक जनरल स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, एक स्पेसिफिक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो मात्र और मात्र एक ही कंपाउंड में यूज होता है। तो सर ये डांसिंग रेजोनेंस क्या है? तो एक्सप्लेनेशन है। ये डांसिंग रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है, explain the exceptional stability of CPM कार्बोकेटाइन। क्या होता है सर? जरा देखना, एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। अभी आप एक्सेप्शनल को थोड़ा देर के लिए भूल जाए। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ CPM कार्बोकेटाइन। क्या होता है सर CPM कार्बोकेटाइन? साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। C स्टैंड फॉर साइक्लो का C, ये है हमारा P और ये है हमारा M, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या होता है सर CPM? तो बच्चे साइक्लोप्रोपेन में एक मिथाइल और उसका प्लस चार्ज, ये होता है हमारा CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है डांसिंग रेजोनेंस, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में कुछ तय कर लें, कुछ इसके बारे में जान जाएं, तो हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान जाएं तो स्टेबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। तो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, हर एक बातें तय करेंगे बड़े ही खूबसूरती से। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बच्चे ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने आ रहा है। किसकी स्टेबिलिटी? तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो जरा सा मैं ये सर हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है क्या? हाँ सर। और ये हमारा CPM कार्बोकेटाइन है, और एक मैं बनाता हूं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। दिस वन इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। सर ये जो प्लस है वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो प्लस है ना सर रेजोनेंस में आ रहा है। ये प्लस क्या है सर? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पहली बात, ये प्लस रेजोनेंस में जा रहा है। और कैसा रेजोनेंस सर? बेंजीन का रेजोनेंस, हायर एक्सटेंट तक रेजोनेंस जाएगा, मतलब कि बड़े ही शानदार रेजोनेंस यहाँ पे परफॉर्म होगा। बोले तो इस प्लस को जो स्टेबल हो रहा होगा बड़े ही शानदार तरीके से स्टेबल हो रहा है। मतलब कि मैं सीधे सीधे बोल दूं क्या कि यह प्लस बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहां पे भी एक कार्बोकेटाइन, ये भी एक कार्बोकेटाइन। सर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हायर एक्सटेंट तक रेजोनेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मच स्टेबल कार्बोकेटाइन है। हाँ सर बिल्कुल। सर ये कार्बोकेटाइन के बारे में क्या ख्याल है? सर ये तो दिख रहा है सर उससे बहुत लेस स्टेबल होगा। अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं तो मैं तो यही लिखूंगा। बच्चे अगर ऐसे लिख दोगे तो ये गलत है, स्टेबल ये है। सर आश्चर्य, कुछ तो दिख नहीं रहा है इस कंपाउंड के पास, ना ही रेजोनेंस हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। केवल ये क्या कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो हाँ इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा कुछ है ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ये दे रहा होगा, जबकि यहां पर रेजोनेंस जैसा महापराक्रमी लगा हुआ है इसको स्टेबल करने में, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये बहुत बहुत कम स्टेबल होगा। लेकिन बुक कहता है प्रैक्टिकल में ये ज्यादा स्टेबल होता है, SPM कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। बड़ा आश्चर्य का बात था। उसके बाद सर एक और मैं आपको चर्चा करके दिखाऊं। चलो सर, ये एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास सॉरी, और हमारे पास एक कार्बोकेटाइन ये है। कौन सा कार्बोकेटाइन है सर? SPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी सर आपको दिख रहा है क्या? दिस वन इज एन एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है।
तो आप जानते हैं ना एरोमेटिक इज मच मच स्टेबल, तो ये तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी अगर स्टेबिलिटी की चर्चा करा जाए तो बहादुर यही हमारा CPM C प्लस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है साधारण एरोमेटिक से। तो ये भी आश्चर्य है, मतलब कि ये जो हमारा CPM है इसके पास कुछ अनोखा राज छुपा हुआ है। ये जो हमारा CPM है इसके पास कुछ अद्भुत गुण छुपा हुआ है, उसी गुण को जानना है हमें, है ना। तब हम कुछ डांसिंग रेजोनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो हम सर को इसी गुण के बारे में जानना है, तो और यही जो गुण के बारे में बताएगा ना उसी को नाम दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस, है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि CPM जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, यह एक्सेप्शनली स्टेबल हो रहा है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है सर, एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल, बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, या आप समझ रहे हैं एक्सेप्शनल, बहुत अलग तरीके से ये स्टेबल है, बहुत हार्ड स्टेबल है। तो इसी को एक्सप्लेन करता है डांसिंग रेजोनेंस। जरा अब हम तय करेंगे कि सर इसके पास क्या अद्भुत बातें हैं, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन के पास क्या अद्भुत बातें हैं, उसको हम पहले जान लें। तो चलिए जरा देखते हैं एक एक करके, हर एक बातें बहुत ही खूबसूरती से जानेंगे और गुनगुनाते हुए जानेंगे, मस्ती में जानेंगे। कुछ ऐसा साइंस में होता ही नहीं कि बच्चे मतलब कि क्या बोलते हैं, आप स्ट्रेस लेके जानो ना। अगर साइंस में स्ट्रेस ले रहे हो मतलब कि आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हो। बिल्कुल गुनगुनाते हुए मस्ती में मजे लेकर के आप पढ़ें, तब वो साइंस की पढ़ाई हुआ, तब वो लर्निंग हुआ साइंस का। सर डांसिंग रेजोनेंस क्या है सर? एक्सप्लेनेशन है किसका? एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ CPM कार्बोकेटायन। चलिए सर CPM के बारे में जानते हैं। CPM बोले तो यही हमारा जानने का लक्ष्य है, इसी के बारे में। इसको जानने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बातें हैं सर? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है सर? क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? जरा आप देखेंगे, ये हमारे पास एल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन मैं Br2 से कराऊं तो कुछ ये बनता है। क्या? बड़े ध्यान से, ये एल्कीन है, Br2 है। आप जानते हैं ना कि Br के पास, ब्रोमीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या कहे जाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ है सर? इस स्पीसीज, इस कंपाउंड पे ऐड हो गया है। देखे ना, ये पाई बॉन्ड हटा है, सिग्मा रहा एज इट इज, ये पाई बॉन्ड टूटा, एक Br इस पे, एक Br इस पे लग गया, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इसके पास इलेक्ट्रॉन था, दे दिया भाई इलेक्ट्रॉन इसको। तुझको मेरी जरूरत, मुझको तेरी जरूरत, आज साथ हो लेते हैं, आके साथ बना लिया कुछ। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल होगा सर, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, और ऐसे लेन देन में जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है सर, मतलब मैं बोल सकता हूं बहादुर कि ये जो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो एक फीचर रिएक्शन है किसका? एल्कीन का। एल्कीन का स्पेसिफिक रिएक्शन है, एल्कीन का फीचर रिएक्शन है कौन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे बोल सकता हूं कि बच्चे जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देंगे? जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सर पाई इलेक्ट्रॉन क्यों? बच्चे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो टाइटली हेल्ड होता है ना, मजबूत बंधे होते हैं, तो ये किसी को आसानी से नहीं दिए जाएंगे, किसी को नहीं दिए जाएंगे। जबकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली हेल्ड होते हैं, ये किसी को आसानी से दिया जा सकता है, तो ये दे देगा, और दे देगा तो रिएक्शन करा लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा। मतलब कि वैसे कंपाउंड जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे पाने में सक्षम होंगे। फाइनल बात। अब सर इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो चीजें तय हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन ऐसे कंपाउंड देंगे जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। ठीक है सर, ठीक है। मतलब
अगर ये कंपाउंड हो और इसका Br2 के साथ रिएक्शन कराया जाए सनलाइट के एब्सेंस में, बोले तो लैब में सनलाइट नहीं हो तो रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक फोटो हैलोजेनेशन रिएक्शन नहीं कराना है। ये हमारे पास एल्केन है, इसका रिएक्शन Br2, ये इलेक्ट्रोफाइल है सर, इसको तो ऐसा स्पीशीज से रिएक्शन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके। क्या यह इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं सर, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, मतलब कि इसके न्यूक्लियाई के बीच ये टाइटली हेल्ड होंगे, तो ये किसी को दे नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा बोले तो इलेक्ट्रोफाइल को दे नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगा नहीं। मतलब कि इलेक्ट्रोफिल, फाइनल बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वैसे कंपाउंड देते हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। ओके, अब चला जाए जरा देखिए बच्चे, मैं अगर आपसे पूछूं कि बहादुर बताइए कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, क्या यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? नहीं देगा सर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर अभी तो हम देखें कि सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर। साइक्लोपेंटेन क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे। क्या सर साइक्लोब्यूटेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे। क्यों सर? क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है क्या सर कि पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं। सर अरे सर क्या कर रहे हो बच्चे, एक पल आप जरा गौर कर लें। साइक्लोप्रोपेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे सर, क्योंकि इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात बच्चे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और शानदार देते हैं। मतलब यहां पे कुछ रहस्य की बातें हैं, और यही रहस्य जानना ही तो साइंस है। इसी के बारे में हमें जानना है। इसको जानेंगे तब हम इस पे आएंगे। देख रहे हो ना, कुछ इसका एक्सटेंशन है, ये तो है, लेकिन इसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ है। उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। पहले तो इसके ये रिंग के बारे में बात कर ले। ये रिंग तक हमने पहुंच गया। अभी हमने तय करके लिया थ्योरेटिकल तो हमें नहीं दिख रहा है सर कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और हमने यहां पे तय किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाले कंपाउंड के पास पक्का पाई इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। अगर यह कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है तो पक्का इस कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन रहा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं बच्चे? पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे वैसे पाई बॉन्ड में होने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हाँ या ना बोल। वैसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड जो बनाए या पाई बॉन्ड टूटने के बाद मिले, दैट्स कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन। सर पाई बॉन्ड कौन बनाता है सर? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि इसमें, अच्छा उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी अब बस आप इतना ही समझे ना कि ये साइक्लोप्रोपेन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। मतलब कि एक तो तय बातें हो गई कि इसके पास कुछ अद्भुत गुण है सर, हमारी नंगी आंखों से साधारण ज्ञान से नहीं दिख रहा है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। आइए एक पल हम उस साइक्लोप्रोपेन के लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या उसके पास सच में पाई इलेक्ट्रॉन है क्या। देखा जाए, ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। बच्चे आप जानते हैं ना कि एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट अ कार्बन। यस सर, क्या बोल रहे हो, ये सब बहुत दिन पहले जाने थे। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पे 2 बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, बाकी जो 2 होंगे वो हाइड्रोजन से पूरा हो रहे होंगे। बाकी जो 2 होंगे वो हाइड्रोजन से पूरा हो रहे होंगे। बाकी जो 2 होंगे वे हाइड्रोजन से पूरा हो रहे होंगे। वाह, ठीक है सर, ठीक है, गुड। बच्चे आप इसकी हाइब्रिडेशन निकालते होंगे, जरा आप मुझे हाइब्रिडेशन निकाल के बता दें। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते थे वो भी आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर? 1 2 3 4। नंबर ऑफ लोन पेयर इस कार्बन एटम के पास 0, 4 आता है, तो उसके लिए हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं sp3। बच्चे sp3 से बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री।
यस, ये क्या है सर? हमारा बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये हमारा बॉन्ड एंगल हुआ 109.5 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है। चलिए जरा उस चर्चा को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक मैं डेटा आपको दिखाता हूं, बिल्कुल फील कर लेने लायक डाटा है। ये एक कॉलम है हाइब्रिडाइजेशन का और ये एक कॉलम है बॉन्ड एंगल का, ना। कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का क्या बॉन्ड एंगल होगा वो मैं लिखूंगा, है ना। जरा बच्चे आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? सर आपने रटा होगा 180 डिग्री। दरअसल होता क्या है ना बच्चे, हाइब्रिडेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइब्रिडेशन तो एक कहानी है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? बॉन्ड एंगल। सच में बॉन्ड एंगल से हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, लेकिन अभी तक हमने अपने सुविधा के अनुसार पढ़ते रहा हाइब्रिडेशन से बॉन्ड एंगल। आपके गुरुजी, आपके टीचर्स यही सिखाते रहे हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल, और आप भी यही सीखते रहे हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल, जो कि एक हद तक सही भी है, हमको सुविधा अनुसार सही है, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा, सबसे पहले कंपाउंड में बॉन्ड देखा गया होगा, उस बॉन्ड एंगल के हिसाब से हाइब्रिडेशन तय किया गया होगा, है ना बच्चे। सत्य के आधार पर ना कहानियां बनती है, कहानी के आधार पर सत्य नहीं बन सकता। तो ये है सत्य, इसके आधार पर ये कहानी बनी होगी, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार कहानी के आधार से सत्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो sp हाइब्रिडेशन है सर। sp हाइब्रिडेशन बोले तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर बच्चे हाइब्रिडेशन sp2 हो जाए, अगर हाइब्रिडेशन sp2 हो जाए तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो जाए तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री। जरा खूब ध्यान से, बड़ा ही शानदार बातें निकल के आएंगी। बच्चे आप देख पा रहे हैं क्या, ये sp का कहने का क्या मतलब है, हाइब्रिडेशन कहने का क्या मतलब है? ये एक ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, ये एक ही ऑर्बिटल है जिसमें s और p है। सर एक ही ऑर्बिटल है जिसमें s और p भी है। सर एक ही ऑर्बिटल है जिसमें s और p भी है, एक ही ऑर्बिटल में। सर ये क्या है? ये बच्चे ये क्या है ना, प्रोपोर्शनलिटी को दर्शाता है। ये इस पे sp2 पे समझे आप, ये एक ऑर्बिटल है जिसमें s और p है, तो s कितना है और p कितना है? तो बच्चे s के दुगुना p है। ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें s और p दोनों है और s के डबल फोल्ड p का कैरेक्टर है। इसमें जरा समझे, ये एक ऑर्बिटल है जिसमें s और p दोनों कैरेक्टर है और s के तिगुना p कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के तिगुना p कैरेक्टर होगा। ये एक ऑर्बिटल है जिसमें s और p दोनों है और s के बराबर p है। जितना s उतना ही p। 1 1, ये 1 to 2, 1 के दुगुना p, 1 3, s के दुगुना p। बोले तो यहां बच्चे परसेंटेज s कितना होगा? 50% s कैरेक्टर। यहां पे बहादुर क्या होगा सर? देखिए ना, देखिए जरा खूब ध्यान से। कोई एक वस्तु है जो एक वस्तु है कंप्लीट, 100 कंप्लीट को 100 मान ले, और उसमें इसमें 3 पार्ट है। क्या? 2 भाग p है और 1 भाग 3 है, तो लो बट्टा 3 कर दिया। कितना आया? 33.33। मतलब कि ये जो 1 भाग का परसेंटेज निकल गया, 1 भाग s, और इसके मल्टीपल 2p होगा। बोले तो अगर इस कैरेक्टर की चर्चा कर रहे हूं मैं, तो 33.33% s कैरेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर। यहां पे आ जाओ, s के तिगुना p होगा। मतलब कि कोई वस्तु है जिसमें 1 भाग s है और 3 भाग p है। इस 1 भाग s है और 3 भाग p है। मतलब कि अगर वस्तु को एक कंप्लीट को 100 मान ली जाए तो उसको 4 से मैं डिवीजन करूंगा, 25 s आएगा और उसके 3 मल्टीपल p आएगा। ठीक है, बोले तो 25% s कैरेक्टर। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। अब जरा एक बात आप गौर करेंगे बहादुर, आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इस रो में नीचे आ रहे हैं परसेंटेज s 50, 33, 25, परसेंटेज s
भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि बॉन्ड एंगल घटा तो परसेंटेज एस भी घटा, तो पक्की बात बॉन्ड एंगल बढ़ा होगा तो परसेंटेज एस भी बढ़ा होगा। मतलब कि मैं लिख सकता हूं क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध है किसमें, बॉन्ड एंगल में। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। एक बहुत ही तय बातें निकाल के लिए मैं लाया। बच्चे एक बात बताइए, ये बॉन्ड एंगल घटते घटते अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो जाए, घटेगा तो पक्का परसेंटेज एस भी घटा होगा, और बुक कहता है बच्चे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री पे परसेंटेज एस 66.66% होता है। परसेंटेज एस बहादुर आपको दिख रहा है क्या, अगर 50% एस कैरेक्टर है तो पक्की बात 50% पी कैरेक्टर भी होगा। 33.33% एस कैरेक्टर है तो बाकी 100 में क्या होगा, पी कैरेक्टर होगा। तो 33 100 में 33.33 घटा दो, 66.66 आना चाहिए कुछ। ये कौन सा होगा, पी कैरेक्टर। ये 75% पी कैरेक्टर। इसमें सर 83.34% पी कैरेक्टर। देख लें, एक डेटा हमारे पास जबरदस्त निकल के आ रहा है। बच्चे आप देखें, एस 50 पी 50, बोले एस और पी बराबर बराबर तो एस पी हाइब्रिडेशन। यहां पर एस के दुगुना पी है तो sp2, एस के दुगुना पी तो sp2, यहां पे एस के तिगुना पी तो sp3, यहां पे एस के कितना गुना पी है तो 16 पंचे 80, अप्रोक्स 5, तो यहां पे जो हाइब्रिडेशन होगा वह sp5 हाइब्रिडेशन होगा। मतलब कि अगर कहीं पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो रहा हो तो वहां पे सर एस कैरेक्टर इतना होता है और हाइब्रिडेशन sp5 होता है, sp5 होता है। बड़ा आश्चर्य की बात। चलिए ये एक डेटा है। अब इस डेटा के आधार पर, डेटा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, डेटा हमेशा सच बोलेगा। बच्चे ये पैटर्न मैंने मिलाया उस डेटा का। अब इस डेटा के आधार पे मैं यहां पे कुछ बोलूंगा, जरा सुनना। बच्चे आप बताइए ना, ये एक साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, और सारे के सारे नंगी आंखें साधारण ज्ञान बता रही है कि सिंगल बॉन्ड। मतलब कि ये सारे के सारे बराबर होंगे। बोले तो ये जो ट्रायंगल शेप बन रहा है वो इक्विलेटरल शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चे ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, ना कि 109.5 डिग्री। पहली गलत बात। अब 109.5 डिग्री है ही नहीं तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं। सर अब तो बड़ी आश्चर्य की बात, यहां पे तो हाइब्रिडेशन ही गलत आपने बता दिया। हाँ सर, वहां पे मैंने निकाला था sp 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp5 हाइब्रिडेशन, sp5 हाइब्रिडेशन। मतलब कि ये कहानी ही गलत है। बेशक हाइब्रिडेशन तो एक तरकीब है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें सही करने में मदद कर देता है। हाइब्रिडेशन इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। अब बच्चे मनगढ़ंत बातें हर जगहों पे सही नहीं होता है, यही वो ऐसा जगह है जहां पे गलत हो गया है ना। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, बेशक ये भी, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन सत्य है, हमारे लिए तो सत्य है ना। प्रैक्टिकल की बातें हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए सत्य है, हमारे कॉपी पे चीजें सही बनाता है हाइब्रिडेशन। लेकिन आप जरा ध्यान रखेंगे कि ये साइक्लोप्रोपेन जो है ना बच्चे, वहां पे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 ना होकर के sp5 होती है, sp5 होती है। एक्सेप्शन में याद रखेंगे। तो क्या होगा सर, sp5 हो गई तो बच्चे एक बात बताइए, आपको मान लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होता है 50-50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का फिजिक्स, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री, और आपका दोनों 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स में आप ऑब्टेन कितना करते हो, आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स ही आता है। 100 एक पेपर है जिसमें कुछ आधे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, आधे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, टोटल एग्जाम हो रहा है 100 मार्क्स की, उसमें आपको 50 मार्क्स आया। अब सर 50 मार्क्स में पक्का कुछ केमिस्ट्री से भी आया होगा, कुछ फिजिक्स से भी आया होगा। बच्चे केमिस्ट्री से देखा गया तो मार्क्स था आपका 45 मार्क्स केमिस्ट्री से थे,
और फिजिक्स में मात्र 5 मार्क्स आया। अब कोई बच्चा आपसे पूछता है कि बच्चे आपको कितने मार्क्स आए, तो आप बोलोगे 50, और साथ साथ ये भी लगा दोगे कि मेनली मेरा केमिस्ट्री से ही मार्क्स आया था ना, फिजिक्स का योगदान नहीं रहा हमारे मार्क्स, टोटल मार्क्स में। तो बेशक किस आधार पे आप बोल रहे हो, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि उसके सामने फिजिक्स में प्राप्तांक आपका बड़ा ही नगण्य दिखता है। सेम कहानी यहां पे आ जाए, ये sp5 हाइब्रिडेशन है सर, है ना। हमको हमारे सिलेबस में sp3 के बाद पढ़ना ही नहीं है, sp4 भी आप नहीं पढ़े होंगे, ये तो sp5 है। मतलब कि 25% s कैरेक्टर अगर किसी ऑर्बिटल में कम हो जाता है तो उसको पढ़ना ही नहीं है। मतलब कि हम प्योर p मान के चलेंगे, अगर 25 से कम होता है तो हम उसको मान के चलेंगे प्योर p। जैसे यहां पे केमिस्ट्री में इतना मार्क्स आया कि आप ये टोटल 50 है, तो आप क्या बोलते हो कि 50 मेनली हमको केमिस्ट्री से ही आया, इस मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ही मार्क्स है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, इसमें फिजिक्स का भी मार्क्स है, लेकिन बहुत तुच्छ है, बहुत नगण्य है। सेम कहानी यहां पे आ जाए, ये sp5 हाइब्रिडेशन है, इसमें 66.66% s कैरेक्टर है और उसके तुलना में p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो बच्चे इतनी ज्यादा है कि यह इसमें प्योर p का ही गुण बहुत ज्यादा दिखता है। प्योर p ऑर्बिटल का गुण बहुत ज्यादा दिखता है। और प्योर p कहने का क्या मतलब होता है, अनहाइब्रिड। प्योर p बोले तो कोई मिला जुला नहीं बोले तो अनहाइब्रिड। अब बातें क्लियर होंगी, आप वीडियो पॉज करेंगे और इन चीजों को लिख लेंगे, है ना। यही डेटा आपको उस तथ्य तक पहुंचाएगा, उस फैक्ट तक पहुंचाएगा हमें। अब जरा देखेंगे क्या खूबसूरती है सब्जेक्ट की, आप देखते रहें। अब बच्चे ये sp5 हाइब्रिडेशन बोले तो ये कार्बन का जो ऑर्बिटल होंगे उसमें p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसा होगा बच्चे, ये थोड़ा सा आप इमेजिन करें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसका p कैरेक्टर, p ऑर्बिटल प्योर p, इसका प्योर p और इसका प्योर p, ऐसे रहेगा। जरा आप ऐसे देखने की कोशिश करें, ये कैसे बना होगा सर। आप बोल रहे हो ऐसा होगा। ये जो कार्बन का बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडेशन आपने बोल दिया sp5। मतलब कि ये जो कार्बन ऑर्बिटल दिया होगा अपना, ये कार्बन ऑर्बिटल दिया होगा, ये भी कार्बन ऑर्बिटल और ये भी अपना कार्बन ऑर्बिटल दिया होगा। तो इसमें sp5 का गुण आ रहा है बच्चे, इसमें नहीं, ये हाइड्रोजन वाला में नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये कहां पे 60 डिग्री इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच तो एंगल 60 डिग्री नहीं भी हो सकता है। तो अगर 60 डिग्री नहीं होगा तो यह sp5 नहीं होंगे। मतलब कि ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड ये तो sp5 नहीं होंगे, ये दोनों sp5 होगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूं क्या कि ये दोनों जो बॉन्ड होंगे यह प्योर होंगे। यहां पे भी इसके 2 ऑर्बिटल प्योर होंगे, यहां पे भी इसके 2 ऑर्बिटल प्योर होंगे। प्योर क्या होता है सर, प्योर p ऑर्बिटल बोले तो ये वाला, ये कार्बन ऐसे और ऐसे, जरा देखना, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पर एक प्योर p। अब ये प्योर p क्या है, आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल ऑर्बिटल बोले तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, और लैटरल ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पे जो ये तो अनहाइब्रिड है, ये भी अनहाइब्रिड है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, ये भी अनहाइब्रिड है बच्चे। ऐसे कुछ सही अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ये खड़ा, तीनों कॉर्नर पे खड़ा, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे, ऐसे दिख रहा है आपको। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे। क्लियर नहीं हो रहा है ना बच्चे, एक मिनट मैं आपको फिर आपको बताता हूं।
बच्चे ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बच्चे, ये रिस्ट्रिक्टेड है ना 60 डिग्री बनने के लिए। ये बॉन्ड और इस बॉन्ड में तो ये फ्लेक्सिबल है, ये तो कोई भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहाँ ये तय बात है कि 60 डिग्री होगा, और तय बात को लेकर के ही मैंने कुछ बढ़ा था, तो पता चला कि अगर ये 60 डिग्री है तो पक्का ये ऑर्बिटल क्या हो रहा होगा, sp5। ये ऑर्बिटल sp5, और sp5 है बोले तो p का कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसको प्योर p जैसा मान लिया जाता है। और बच्चे प्योर p क्या होते हैं, अनहाइब्रिड होते हैं, मतलब कि ये भी sp5 तो इसके भी प्योर p और इसके भी प्योर p ओवरलैप करेंगे, इसके प्योर p और इसके प्योर p ओवरलैप करेंगे, इसके प्योर p और इसके प्योर p ओवरलैप करेंगे। और प्योर p से बनता क्या है सर, प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि ये जो आपको नंगी आंखों से सिग्मा दिख रहा था, ये दरअसल सिग्मा नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। और बच्चे जहां कहीं भी पाई बॉन्ड होगा, मतलब कि ये जो बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन शामिल हुए होंगे वह इस न्यूक्लियाई के बीच लूजली हेल्ड होंगे। तो अगर कोई लेने वाला होगा तुरंत ले लेगा और ले करके इलेक्ट्रोफाइल लेगा और ऐड कर लेगा अपने में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए साइक्लोप्रोपेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बच्चे अब आ जाओ अपने विषय वस्तु पे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, CPM कार्बोकेटायन, ये क्या होता है जरा देखना। ये इसको ऐसे मैं बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं। बच्चे इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 प्लस चार्ज है कार्बन पे, बोले तो ये 3 बॉन्ड बनाया होगा, एक बॉन्ड दिख रहा है, बाकी 2 हाइड्रोजन से sp2 है। sp2 का क्या मतलब होता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 का मतलब यही हुआ 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड। हाइब्रिडेशन में आपको पढ़ाया गया होगा, मतलब कि इसके पास 1 अनहाइब्रिड होगा तो अनहाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। बच्चे इसके पास भी आप जानते हैं ना कि एक अनहाइब्रिड है, लेकिन क्या यह प्योर अनहाइब्रिड है, नहीं, इसमें कुछ s का भी गुण होगा, और s बोले तो हाइब्रिड का भी गुण होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो बच्चे ये जो प्योर p होता तो ऐसे होता, लेकिन दरअसल पे ये प्योर p है नहीं, इसमें कुछ s का भी, माने इसमें कुछ हाइब्रिड का भी कैरेक्टर है। तो ये थोड़ा सा हेड ऑन ओवरलैप करने के लिए भी झुकेगा। कैसे सर, अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कुछ एंगल्स ये झुक जाता है, देखो ना, ऐसे ना होकर के ऐसे है। फिर सेम कहानी यहां पे सर, ये भी ऐसे होता, लेकिन अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये थोड़ा सा इससे ओवरलैप करने के लिए, हेड ऑन ओवरलैप करने के लिए ये ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा, देखना जरा। सर यहां पे भी कुछ कहानी ऐसी ही होती, इसके परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ी सी ये लीन कर जाएगा, झुक जाएगा। सॉरी, देख रहे हैं ना, मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है ना बच्चे, थोड़ा सा टेढ़ा बॉन्ड बनेगा, मुड़ा हुआ बॉन्ड बनेगा। ये ओवरलैपिंग एरिया में नहीं बॉन्ड बनेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसको बच्चे डांसिंग में इसको एक और नाम दिया जाता है, बेंट बॉन्ड थ्योरी। एक ऐसा बॉन्ड है जो टेढ़ा है, झुका हुआ है। अब बच्चे जरा देखना एक पल, ये जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड का गैप, और यहां पे क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक बॉन्ड का गैप, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बच्चे रेजोनेंस होगा कि ना, प्लस पाई बॉन्ड प्लस एक बॉन्ड का गैप, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड। मतलब कि यहां पे पाई प्लस रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुछ ऐसा बनते हुए हमेशा दिखेगा। देखा जाए जरा कैसे ये दिखेगा हमको। ये हमारा SPM है।
अब ये भ्रम खत्म हो गया है। ये जो बॉन्ड है वो दरअसल है क्या सर? ये जो बॉन्ड है ये दरअसल पाई है। पाई एक बॉन्ड क्या है? प्लस चार्ज, रेजोनेंस है। हाँ सर, किधर से किधर? ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। अगर शिफ्ट हुआ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। प्लस एक बॉन्ड का गैप पाई। सर इधर भी प्लस एक बॉन्ड का गैप पाई, इधर से भी जा सकता है। और अगर इधर से जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। देखा जाए, हमने ये तय कर लिया कि ये क्या है सर? ये सिग्मा जो आपको नंगी आंखों से दिख रहा था, ये सिग्मा दरअसल नहीं है। इसमें सिग्मा का बहुत बहुत कम गुण होगा। ज्यादा गुण क्या होगा? पाई का गुण होगा। मतलब कि पाई जैसा ये बिहेवियर करेगा। तो पाई प्लस एक बॉन्ड का गैप पाई, रेजोनेंस है तो रेजोनेंस हो रहा है। देखा जाए जरा, ये कुछ ऐसे है, कभी इस साइड कभी इस साइड, कभी इस साइड कभी इस साइड। सो इट्स कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हो रहा है सर, लेकिन कैसा है? डांस करते हुए, हिलते हुए, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस करते हैं, है ना। और बच्चे इससे क्या हो रहा है? प्लस चार्ज कभी यहां पे है, कभी यहां पे आ गया, कभी यहां पे आ गया। मतलब प्लस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। और चार्ज अगर डिलोकलाइज हो तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। मतलब कि यह डांसिंग रेजोनेंस इस एसपीएम को स्टेबलाइज्ड कर रहा होगा। वेरी सिंपल। चलिए फटाफट अब जरा लिख ले। ये डांसिंग रेजोनेंस एसपीएम को स्टेबलाइज कर रहा होगा। सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि ये हाईली स्टेबल है। इस बात को थोड़ी सी फिलोसफिकल चर्चा हो जाए तो बात बन जाए। तो सुने जरा, कैसे ये हाईली स्टेबल है। बच्चे ये जो कार्बोकेटायन था ये तो दिख रहा था बहुत बहुत अनस्टेबल, लेकिन हमने बहुत अंदर तक घुसा कंपाउंड के तो पता चला कि नहीं, यहां पे तो रेजोनेंस जैसी महान घटना घट रही है। बच्चे स्टेबिलिटी क्या है? जो अपनी स्थिति को जितना ज्यादा देर तक बनाए रख सके वह उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि स्टेबिलिटी एक रेस्पेक्टिव टर्म है। बच्चे इंसान ह्यूमन की उम्र होती है 100 ईयर्स। अगर इंसान 115 साल जी लेता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हां अच्छी बात है कि 115 साल जिया, लेकिन बहुत आश्चर्य करने लायक नहीं है। बच्चे के कोई ऐसा स्पेसीज है कोई ऐसा स्पेसीज है, एक्स स्पेसीज, जिसकी उम्र है, जिसकी एज है मात्र 5 मिनट, और ये 1 दिन जी जाता है। तो इसमें किसको ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा? कौन अपनी स्थिति को ज्यादा देर तक बनाए रख सका? बच्चे 100 ईयर्स जीना था, इसने 115 साल जिया, ठीक है। इसको 5 मिनट ही जीना था, 5 मिनट ही जीना था, लेकिन ये 1 दिन 365 घंटा जी गया, सॉरी 24 घंटा जी गया। आश्चर्य आश्चर्य। किसको ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा? जो अपनी स्थिति को ज्यादा देर तक बना के रख सका। कौन ज्यादा रेस्पेक्टेबली, अपेक्षाकृत कौन ज्यादा देर तक अपनी स्थिति को बनाए रख सका? ये स्पीसीज। सेम कहानी यहां पे। बच्चे ये जो प्लस चार्ज था बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये स्टेबल था, ये स्टेबल था। स्टेबिलिटी बढ़ा हुआ है, समझ में भी आ रहा था बढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो अनस्टेबल था। इसे एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह बहुत देर तक एग्जिस्ट करता है। मतलब कि यह हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो एसपीएम को आप लिख लेंगे, एसपीएम सी प्लस इज मच स्टेबल स्पेसीज। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज मच स्टेबल। एसपीएम कार्बोकेटायन इज मच स्टेबल। तो हमको पता चल गया कि एसपीएम कार्बोकेटायन आखिर क्यों ज्यादा स्टेबल है। अगर कहीं पे भी ऐसा दिखता हुआ मिल जाए आपको, तो आप आंख बंद कर करके उसकी स्टेबिलिटी, एसपीएम की स्टेबिलिटी ज्यादा करेंगे, है ना। और इसी को बच्चे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। बाकी कुछ इस पे थ्योरी लिखाने जैसा है नहीं,
अब मैं कुछ लिखा दूं तो इतिहास हो जाएगा फिर। तो यही है हमारा डांसिंग रेजोनेंस। बच्चे एक क्वेश्चन जरा करें, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मच मच स्टेबल। लो भैया, ये एक कंपाउंड है, और ये एक कार्बोकेटायन है, दोनों कार्बोकेटायन ही है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सर ये तो एरोमेटिक है, चार्ज एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, और क्वासी एरोमेटिक आर मच मोर स्टेबल। ये सर बच्चे ये भी तो अपने आप में कमाल की चीज है, आप भूल गए क्या? देखा जाए ना इतना को, ये क्या है? सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये और ये प्लस चार्ज, इधर भी डांसिंग रेजोनेंस, इधर भी डांसिंग रेजोनेंस, और इधर भी डांसिंग, तीन डांसिंग रेजोनेंस। बच्चे डांसिंग रेजोनेंस तो अपने आप में ही खतरनाक चीज था। मतलब किसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्वासी एरोमेटिक है, फिर भी ये सीपीएम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डांसिंग रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन शानदार, है ना, शानदार अप्रोच बनाया, है ना। ये इसी के कारण हमने सीख सका कि साइक्लोप्रोपेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। साइक्लोप्रोपेन में जो आपको साधारण आंखों से साधारण ज्ञान बतला रहा था कि ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? इसमें पाई का कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ऐसा जब भी आता है तो यहां पे रेजोनेंस की घटना घटती है और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, एक्सेप्शनली मोर स्टेबल हो जाते हैं कंपाउंड। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।